हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ा था। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो हमने मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि विस्थापन धारा। विस्थापन धारा को हम ID से रिप्रेजेंट करते हैं और ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन dt होता है। इसका मतलब परिवर्तित विद्युत क्षेत्र जो करंट का निर्माण करता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट धारा यानी कि विस्थापन धारा कहते हैं। ID से व्यक्त करते हैं। ID की वैल्यू ये होती है, बहुत ज़रूरी है। ये जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है वो जो धारा बनाता है उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ID से व्यक्त करते हैं और इसकी वैल्यू ये होती है। जहाँ पर IC होती है वहाँ IC माने चालन धारा, कंडक्शन करंट, वहाँ ID नहीं होती है। जहाँ ID होती है वहाँ IC नहीं होती। तो अब इसी क्रम में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है हमारे पास कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग संबंधित समीकरणों को स्पष्ट करो। मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशन विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में दिए। हालांकि वो इक्वेशंस पहले ही प्रूव किए जा चुके थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं इक्वेशन को इस विद्युत चुंबकीय तरंगों के हिसाब से परिभाषित किया और उसमें कुछ चेंजेस किए। तो समीकरण हमारे पास क्या क्या है, आज हम इन इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे कि कौन से हमारे पास मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय इक्वेशन से समीकरण है। तो पहला समीकरण हमारे पास विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय। तो पहला हमारे पास आएगा विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय। विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय। तो प्रमेय कुछ नया नहीं है, जो गॉस थ्योरम हमने पहले पढ़ी थी वही है गॉस का प्रमेय। यही हमने लिखना है, वही सब कुछ है, बस उसको थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में हमने एक्सप्लेन कर देना है। तो ये क्या हमारे पास गॉस प्रमेय होता था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आपने पढ़ा हुआ। किसी, यही लिखना है हमने इसमें भी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंतर्गत, उस पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये पहला हमारे पास इक्वेशन उन्होंने दिया, वही दिया, कुछ नहीं, कि जो फ्लक्स होता है विद्युत फ्लक्स, इसकी वैल्यू वैसे तो हम कैसे निकालते हैं, इस होल इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DA से निकालते हैं या DS से निकालते हैं, इज इक्वल टू Q/ε0। अब इन्होंने थोड़ा सा इसको परिभाषित कर दिया कि जहाँ आवेश होता है वहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि आवेश और विद्युत क्षेत्र एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। Q एंड E आर को एग्जिस्ट। जहाँ Q होता है वहाँ E भी होता है। तो इस थ्योरम को हम यहाँ पर लिख देंगे, अर्थात जहाँ Q मतलब आवेश होता है वहाँ E भी होता है। E माने इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ E भी होता है, विद्युत क्षेत्र E भी होता है। तो बस ये पॉइंट हुआ हमारे पास, पहला लिखने को आएगा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन ये हो गया हमारे पास। इस पहले इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अलग से इन सब इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो पहला इक्वेशन हमारा यहाँ से, और इसको लिख देता हूँ मैं, ये E.dA इज इक्वल टू Q/ε0। कि Q एंड E आर को एग्जिस्ट। जहाँ Q होता है वहाँ E होता है। तो पहला इक्वेशन तो हमने ये लिख दिया। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय। तो यहाँ पर दूसरा हम लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र की जगह कर देता हूँ मैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय। देखो क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स हटा देते हैं। अब लिखते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स का मान
कितना होता है, तो शून्य होता है। ये सारी कहानी खत्म करते हैं हम, का मान शून्य होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। तो क्वेश्चन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। हम यहाँ पर इसको दोबारा से लिखता हूँ मैं इसको कि होल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, जैसे वहाँ ई डॉट डी ए था वो देखिए ऊपर, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ क्या आएगा, जीरो आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जीरो क्यों आया। ये जीरो इसलिए आया क्योंकि मान लिया, देखो क्या कह रहे हैं हम, ये फ्लक्स का मान जीरो होता है, किसी बंद पृष्ठ के भीतर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, जीरो होता है। देखो पहले उसके लिए आइए, यहाँ पर देखिए ये एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इससे ये कुछ फ्लक्स बाहर जा रहा, कुछ फ्लक्स बाहर जा रहा, कुछ फ्लक्स बाहर जा रहा, तो ये बंद पृष्ठ है। ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कुछ ना कुछ है ना, जैसे 4 लाइन बाहर जा रही है इसमें से, तो फ्लक्स का मान हो गया 4, 8 लाइन बाहर जा रही तो फ्लक्स का मान हो गया 8। तो इस फ्लक्स को वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो सीधा निकालते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं एक बंद पृष्ठ के अंदर ऐसे ले लूँ, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, अब इसका फ्लक्स बताइए, तो अभी भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया, क्यू, और ये आ गया माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जितनी लाइनें इससे बाहर जा रही होंगी उतनी ही लाइनें कितनी आ रही, यहाँ से क्या आ रही होंगी, ये अंदर आ रही होंगी। तो जितनी लाइन बाहर गई उतनी अंदर आ गई, कुल कितनी लाइनें बाहर गई, एक भी नहीं गई, तो तब फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। उस स्थिति में फ्लक्स जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल चार्ज की बात कर रहे थे हम, तो एक सिंगल, दो चार्ज की बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि एक सिंगल जो हमको पोल है, ध्रुव है, वो मिलेगा ही नहीं। मतलब नॉर्थ के साथ साथ ईस्ट, नॉर्थ के साथ साथ हमें साउथ भी लेना पड़ेगा। मतलब इस पृष्ठ के अंदर मैं यहाँ पर नॉर्थ लूँगा तो साउथ भी लूँगा, तो नॉर्थ से जितनी लाइनें बाहर जाएंगी तो साउथ से उतनी लाइनें क्या कर जाएंगी, एंटर कर जाएंगी। इसलिए फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और इस एन और इस एस को, ये मान लिया इस एन और एस हैं, इनको हम सेपरेट कर ही नहीं सकते। मान लिया मैं इसको बीच में से तोड़ भी दूँ तो ये एन आ जाएगा, ये एस आ जाएगा, ये एन आ जाएगा, एस आ जाएगा। एन और एस कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो यहाँ पर ये क्या, अब समझ में आई बात को, ये जीरो क्यों हो रहा, क्योंकि एन और एस सेपरेट नहीं हो सकते। यदि सिंगल एन होता तो ठीक है, बाहर लाइन जाती, क्योंकि एन और एस कभी भी अलग नहीं हो सकते। मैग्नेट के अंदर एन और एस तो बनेंगे, एन बनेगा तो एस भी बनेगा, ये सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये जीरो होगा। तो यहाँ पर ये क्या शो करता है हमको कि चुंबक क्षेत्र में एन व एस आपस में पृथक नहीं किए जा सकते, पृथक नहीं किए जा सकते हैं। ये मैक्सवेल ने इसको समझाया। अब इसके लिए दूसरी इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास कि होल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब हम बात करते हैं तीसरी इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन नंबर 3 हम इसमें यूज़ करते हैं। तो तीसरी इक्वेशन अब मैं इसमें ले रहा हूँ, नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, ये जो 4 मैक्सवेल की इक्वेशन थी, 2 तो क्लियर हो गई। 2 क्या क्लियर हो गई हमारे पास, ये E इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, B इंटू डी ए इज इक्वल टू 0। तो तीसरी हमारे पास है विद्युत चुंबकत्व के लिए फैराडे का नियम। नंबर 3, विद्युत चुंबकत्व के लिए फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, तो इसका स्टेटमेंट मैं अभी क्लियर करता हूं कि स्टेटमेंट क्या लिखना है। पहले फैराडे का नियम जो हमने पढ़ा था वो क्या था, तो फैराडे का नियम ये था, यदि किसी परिपथ से संबंधित फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, यहाँ लिखो, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, चलो ये लिखता हूँ मैं, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फिर दोबारा, यदि किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है।
और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरी बात को ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी टी होता है। ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एल होता है, डी एल, ये इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारे पास माइनस साइन शो करता है, ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू घटती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता जाता है, ये शो करता है। तो इसको हम ऐसे शो लिख लेते हैं, डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एल, ऐसे करके लिख लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस तो केवल इसके घटने को शो करता है, मैंने इसकी केवल वैल्यू ले ली, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ये हो गया हमारे पास। डी वी को मैं डी ई भी लिख सकता हूँ, क्योंकि विद्युत वाहक बल और पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर ही होते हैं यदि रेजिस्टेंस का मान लगभग खत्म हो। तो ये डी वी की जगह डी ई लिख दिया मैंने, और ई इंटू डी एल लिख दिया। और पूरे परिपथ के लिए अगर जो मैं इसको शो करूं, ये तो छोटे से पार्ट के लिए है, डीएल पार्ट के लिए, पूरे परिपथ के लिए, पूरे सर्किट के लिए इसको शो करूं, तो मेरे को लिखना चाहिए यहाँ पर इसकी जगह, ये इसकी जगह तो आ जाएगा ई बेटा, इसकी जगह तो आ जाएगा ई, पूरे सर्किट के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, ये आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास, इसकी जगह ई की जगह ये आ गया, तो ये हमारे पास आया। इसकी जगह वो लिख दिया मैंने, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एल, ये लिख दिया मैंने, और इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। तो ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन बना। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। देखो ये क्या शो कर रहा कि परिवर्तित, यहाँ देखो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, देखो चुंबकीय क्षेत्र है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है टाइम के साथ। तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र। यहां से इन्होंने बताया कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, बना यहीं से फैराडे के नियम से, धीरे धीरे इसको सॉल्व करके लेके आए। तो यहां से हम इसको लेके आए, तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसको, ये विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ऐसे लिख देता हूं मैं तीसरा इक्वेशन को हमारे पास। तो तीसरा इक्वेशन मेरा ये आ रहा, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान, समाकलन का मान चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के, ऋणात्मक दर के बराबर होता है, दर के बराबर होता है। और ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन का स्टेटमेंट मेन क्या आया, इस इक्वेशन से मेन चीज हमको क्या प्राप्त हुई, तो इस इक्वेशन से मेन चीज हमको ये प्राप्त हुई कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये इक्वेशन मेनली ये व्यक्त करती है, यह समीकरण व्यक्त करती है कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ये शो करती है। तो ये जो इक्वेशन हमारी तीसरी आ गई, उसको भी मैं यहाँ पर अलग से कोने पे लिख देता हूँ। तो तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये बनी, होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, इसके रेखीय समाकलन का मान माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर 4 और लास्ट, इक्वेशन नंबर 4 और लास्ट है हमारे पास एम्पियर मैक्सवेल का नियम, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। पॉज करके इनको नोट करेंगे अपने पास जरूर ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और मैंने बड़ी मेहनत से इन इक्वेशंस को बनाया है। मैंने बड़ी इस जो मैं ये
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये जो वीडियो बना रहा हूँ बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ, तो इसको ज़रा ढंग से करेंगे हम। तो चौथा हमारे पास इक्वेशन आया, चौथा इसका एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। चलिए नियम को हम आगे तब पढ़ाते हैं, पहले जरा हम एम्पियर का जो पहले नियम पढ़ते थे वो पढ़ते हैं। तो एम्पियर का नियम क्या था, किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश, किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान धारा का म्यू नॉट गुना होता है, का मान उस पृष्ठ के अंतर्गत आने वाली, उस पृष्ठ के अंतर्गत, अंदर होनी चाहिए, अंतर्गत, उस पृष्ठ के अनुदिश या अंतर्गत आने वाली या बहने वाली धारा, करंट का म्यू नॉट गुना होता है। तो क्या हम रूल लिखते थे, हम ऐसा इसका रूल लिखते थे यहाँ पर, जैसे कि ये आया था हमारे पास तीसरा, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का रेखीय समाकलन का मान म्यू नॉट इंटू आई होता था। तो अब क्योंकि ये परिवर्तन हो गया कि केवल आई नहीं लेना है, क्या लेना है, आई सी के साथ आई डी भी यूज़ करना है। तो अब ये इक्वेशन बन गया इसका, आई डी की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी के लिए क्या था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना। ये इक्वेशन क्या शो करता है कि देखो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देखो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उत्पन्न कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ये इक्वेशन क्या शो करती है कि परिवर्तित, यह समीकरण व्यक्त करती है कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 4 इक्वेशंस आ गए। 4 इक्वेशंस को मैं एक बार फिर सीरीज से लिखता हूँ, ये 4 जरूर ध्यान करने हैं, जरूर याद करने हैं। तो चारों इक्वेशंस को मैं एक बार दोबारा से सीरीज से एक बार सीधा लिख देता हूँ कि चारों इक्वेशंस हमारे पास क्या है। पहला इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया E डॉट डी ए, दूसरा इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया B डॉट डी ए। रेखीय समाकलन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E डॉट डी एल, मैग्नेटिक फील्ड के साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ भी ऐसा ही लिखो डी एल। इसकी वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू E इंटू डी एल, इसकी वैल्यू आएगी माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। इसका मतलब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। और इसकी वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या आया, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र डीई, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। ये 4 हमारी मैक्सवेल की क्वेश्चंस आ गई। तो यहाँ पर आज के वीडियो में इतना ही। वापस हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो मैक्सवेल की क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं और उसके सोर्स क्या होते हैं, उसकी हमारे पास विशेषताएं क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।